आपने पहले सदाकत क्लिनिक की बुनियाद रखी, फिर उसके बाद विलिंग वेज जो कि ज़रा हाई एंड ट्रीटमेंट मॉडल है। इस पे बताइए कि ये जो सफ़र है 40 साल का, और फिर इसमें ये जो बतदरीज तब्दीली है और ये जो तनव्वो है मरीज़ों के हवाले से, और फिर मरीज़ भी सिर्फ एक नशा नहीं करते, कोई मरीज़ जो है वो शराब के नशे से आए होते हैं, कोई लोग चर्स के नशे से, कोई हेरोइन के नशे से, कोई आइस और कोई कोकेन। तो ये जो पूरा एक वैरायटी और तनव्वो और डिफरेंस है, इसको क्या एक ही ट्रीटमेंट मॉडल से, एक ही लाठी से हाँका जा सकता है? ये इसके लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स? सबको एक ही तरह से इलाज में से नहीं गुजारा जा सकता। एक तो सिंपल बात यह है, बहुत से लोगों के जो मसाइल होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, बहुत से लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं, और इलाजगाह कोई भी एक इलाजगाह वो तमाम किस्म के मरीज़ों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। सो दुनिया में हर इलाजगाह का एक एम होता है या एक उसकी नीश होती है कि जिसमें उसने काम करना होता है, और उस तरह अगर काम किया जाएगा तो उससे नताइज भी बहुत बेहतर आते हैं। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे स्ट्रीट एडिक्ट्स हैं, या जो जेल में होते हैं और नशे के मरीज़ होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मदद से इलाज की राह हमवार की जाती है। दूसरा, जो स्ट्रीट पे लोग होते हैं और जो जिनको घर से निकाल दिया जाता है या किसी तरीके से अपने घर में वो रहने की पोजीशन में नहीं होते, और स्ट्रीट पे रहते रहते वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से दो चार हो जाते हैं, तो उनको मौका दिया जाता है कि किसी तरीके से वो ऐसी इलाजगाह में आएँ। सो एक तो ये चंक है। दूसरा, जैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं या किसी डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात से, जो कि डॉक्टर कई मौके पे ऐसी अद्वियात तजवीज़ करते हैं जो अपनी फितरत में नारकोटिक्स होती हैं या ट्रैंक्विलाइज़र होते हैं, तो डॉक्टर का मकसद होता है कि वक्ती तौर पर कुछ महदूद मुद्दत के लिए पेशेंट ये दवाएं जो है वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब मरीज़ उस तकलीफ़ से सेहतमंद हो जाता है जिसके लिए डॉक्टर ने कोई नारकोटिक या ट्रैंक्विलाइज़र दिया था, तो उसको चस्का पड़ जाता है कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही अब आगे उस मज़े को हासिल करने के लिए आदत बना लेता है, और हर वक्त सोचता है कि बस चंद दिन के बाद वो ये नशा छोड़ देगा। इनका जो इलाज है वो स्पेसिफ़िक ज़रूरत होती है, और इनका इलाज ऐसे लोगों के साथ नहीं किया जा सकता कि जो स्ट्रीट एडिक्ट्स हैं या ड्रग पुशर्स रहे हैं या जो जुराइम में मुलव्वस रहे हैं, तो उनके साथ इनका इलाज नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डुअल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, यानी उनको या तो बाइपोलर डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया या कोई मूड डिसऑर्डर या ओसीडी या कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, और उसकी वजह से वो सिगरेट और फिर चरस और फिर शराब और नशों की तरफ जाते हैं। तो जो डुअल डिसऑर्डर वाले हैं, जिनके साथ यूजुअली आप समझें कि एक मूड डिसऑर्डर होता है और साथ कोई एडिक्शन होती है किसी ड्रग की, तो ऐसे लोग जो कि पीछे क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रखते या जो ड्रग पुशर नहीं होते या जो स्ट्रीट एडिक्ट नहीं होते, तो और इनके इलाज के लिए यानी विलिंग वेज में बहुत अच्छी जो इलाज की सहूलतें हैं वो मौजूद हैं, और जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से नशे के मरीज़ बनते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक बेहतरीन माहौल में इलाज मुमकिन होता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे। शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान
ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले। ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक। एक बुनियादी पहले मैं असूल आपको बता दूं कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो जितनी होमोजीनस होगी, यानी एक दूसरे के साथ जितना वो मिलते जुलते मरीज़ होंगे उनके इलाज में उतनी आसानी होगी, और वो एक दूसरे के तजर्बात से आइडेंटिफाई कर सकेंगे, शिनाख्त कर सकेंगे, और एक दूसरे के हालात से आगाही के बाद फ़ायदा भी उठा सकेंगे। फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, यानी किसी भी इलाजगाह में ज़्यादा से ज़्यादा 24 मरीज़ होने चाहिए, इससे ज़्यादा मरीज़ नहीं होना चाहिए। और किसी ज़माने में सदाकत क्लिनिक में 150 मरीज़ एक साथ हुआ करते थे, और फिर हमने मेयार को बढ़ाते बढ़ाते तादाद को जब कम किया तो आजकल सदाकत क्लिनिक में तकरीबन 40 के करीब मरीज़ होते हैं जिनका इलाज होता है, और विलिंग वेज में 18 मरीज़ों का इलाज होता है, और बाकी फिर हम क्यू में रखते हैं उन लोगों को जो इलाज में आना चाहते हैं। तो इंडोर में आने से पहले उनके साथ हम आउटडोर में कुछ काम करते रहते हैं, और जो ही कोई बेड अवेलेबल होता है, कोई कमरा अवेलेबल होता है विलिंग बेस में, तो फिर हम उनको यानी इंडोर इलाज में आने की दावत देते हैं। जिस तरह हमने पहले कुछ तकसीम की कि कोई इलाजगाह तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को कैटर नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाजगाह तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक ही इलाजगाह में पढ़े लिखे मरीज़ भी हों और अनपढ़ भी मरीज़ हों तो फिर थोड़ा मुश्किल पेश आएगी। भला क्यों? हमने अगर टीका लगाना है या गोली देनी है, दवा देनी है, तो बॉडी क्या जाने कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं पढ़ा लिखा। अच्छा, ये आधी से भी कम इलाज की बात आप कर रहे हैं जिसमें कोई गोली दी जाती है या टीका लगाया जाता है या कोई इस तरह का मामला होता है। ज़्यादातर नशे की बीमारी में इलाज जो है वो बातचीत के ज़रिए होता है, काउंसलिंग के ज़रिए होता है, और उसमें जब हम ग्रुप की सेटिंग में बात कर रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं कि अगर पढ़े लिखे भी मौजूद हों और अनपढ़ भी मौजूद हों तो फिर आपको दोनों की ज़रूरियात को फोकस करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। सो ज़हानत, तालीमी इस्तेदाद और फ़हमो फ़रासत के पहलू ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर सैनिटी यानी ज़हनी सेहत जिनकी सही होती है और जिनकी ज़हनी सेहत सही नहीं होती, जिनको डिलूजन्स हो रहे हैं या जिनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, और कोई लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो उनको इकट्ठे लेके ग्रुप की सेटिंग में बातचीत करने में दुश्वारियाँ होती हैं। और नशे की बीमारी के इलाज में जहाँ 1-to-1 काउंसलिंग या इनफरादी काउंसलिंग की बहुत अहमियत है, वहाँ ग्रुप की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सो एक तो हमें वही होमोजीनस क्राउड चाहिए जो एक जैसे मिलते जुलते हों ज़्यादातर, और जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। और उसमें एक पहलू ये भी है कि अगर कोई नशा बेचने वाला है और वो ऐसी जगह इलाजगाह में आ जाता है जहाँ वो मरीज़ हैं जो ज़ाहिर है नशा ख़रीदते रहे हैं,
तो उनके दरमियान मुस्तकबिल का एक ऐसा अलायंस बन सकता है जो कि कोई भी पसंद नहीं करेगा कि ऐसा हो। ना इलाजगाह वाले पसंद करेंगे कि उनके इलाज के बाद किसी को कोई कबाहत मिले, ना वालिदैन ना मरीज़ों के मफाद में ये चीज़ है। एडिक्शन का और क्राइम का आपस में चोली दामन का साथ है। हमारे यहाँ जैसे विलिंग वेज में है तो ऐसे मरीज़ों को हम यहाँ पे दाखिल नहीं करते जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, या जो नशा बेचने ख़रीदने में रहे हों, या जो अखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा गलत कामों में मुलव्वस रहे हों, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐसे मरीज़ जो अभी इन चीज़ों की तरफ जिन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाए, जब वो इकट्ठे रहते हैं तो वो एक दूसरे से बुरी आदतें भी सीख सकते हैं। और विलिंग वेज चूँकि तवील तजर्बा रखती है इस बारे में, और विलिंग वेज इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद भी है कि हमारे यहाँ जो लोग फ़ायदा उठाने आए वो किसी भी किस्म का नुकसान या गलत रुझान यहाँ से सीख के ना जाएं। अगर कोई हमारी बात ही नहीं समझ सकता तो फिर हम उसे पोलाइटली समझा दें कि उसके लिए कौन सी इलाजगाह ज़्यादा सूटेबल रहेगी। जैसे कि सदाकत क्लिनिक में गुंजाइश मौजूद होगी कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वहाँ पे उसको काउंसलिंग के लिए इंतज़ामात नज़र आएंगे। और विलिंग वेज में जो काउंसलिंग के लिए इंतज़ामात हैं ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं कि जो बात को समझ सकते हों, उर्दू को अच्छी तरह समझ सकते हों, इंग्लिश को भी किसी हद तक समझ सकते हों, और वो हमारे साथ तबादला ख़यालात करने में मुश्किल महसूस ना करते हों। जो कोई जितना भी साइंटिफिक नज़रियात रखता है तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, और अगर कोई सुपरस्टिशियस है यानी ज़ईफ़ुल एतक़ादी में बहुत यकीन रखता है तो विलिंग वेज से वो उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगरचे इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो तो वो विलिंग वेज में नहीं आ सकता, लेकिन अगर तालीम के मामले में, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में एक ख़ास दर्जे से कोई नीचे हो तो फिर विलिंग वेज में हम समझते हैं कि हम उसके लिए गुड फिट नहीं है, यानी हम उसके लिए ज़्यादा मुवाफ़िक नहीं हैं। और ऐसे लोगों के लिए फिर लामोहल्ला हम दूसरी इलाजगाहों से जो हमारा हर वक्त रब्ता होता है, तो हम जो सूटेबल इलाजगाह होती है किसी पेशेंट के लिए, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उनका रब्ता उधर करवा देते हैं। विलिंग वेज में हम पहले इस तरह की बात कर लेते हैं कि अगर अभी तक आपको साइंटिफिक इलाज पे भरोसा नहीं है तो आप काला जादू या दम या तवीज़ और इन मामलात में जो कुछ कर रहे हैं वो पहले आप कर लीजिए, और जब आप उससे फ़ारिग हो जाएं और आप समझें कि फिर भी इलाज की ज़रूरत है तो फिर आप विलिंग वेज में आते हैं। तो विलिंग वेज में जब हम पिक एंड चूज़ कर रहे होते हैं पेशेंट्स के इलाज के लिए, क्योंकि विलिंग वेज में कुल एक वक्त में 18 मरीज़ों का इलाज होता है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मरीज़ विलिंग वेज में इलाज के लिए राब्ते कर रहे होते हैं, तो हम शुरू में ही उन्हें बता रहे होते हैं कि हमें पहले ये जायज़ा लेना होगा, एवेल्यूएट करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा मुवाफ़िक हैं कि नहीं, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोगों का वक्त और मेहनत और रुपया ज़ाया ना हो, क्योंकि विलिंग वेज का ये दावा नहीं है कि वो हर नशे के मरीज़ के लिए कारआमद हो सकता है। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मुआलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। उनके लिए सदाकत क्लिनिक में गुंजाइश है या कुछ और इलाजगाहें हैं जो इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वहाँ उनका इलाज सस्ते में हो सकता है। सरकारी इलाजगाहों में जहाँ फ्री में हो सकता है या घर बैठे जिनका इलाज हो सकता है
तो उनके लिए हम रहनुमाई मुहैया करते हैं। लेकिन विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों, और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। तो बहुत जल्द उनका प्यारा जो है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ जा सकता है और वो एक रोशन ख्याल इंसान के तौर पर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए, अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है। ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे, और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात, शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख्यालात आने लगते हैं। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है। ख़ुदकुशी, स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आएँ बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या स्किज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं। बड़ी नशे की बीमारी के बारे में ये कहीं गलत फहमी ज़हन में बैठी हुई है कि इसका कोई वन टाइम इलाज होता है। वन टाइम इलाज जो है नशे की बीमारी का कोई तसव्वुर नहीं है। सबसे पहले समझ लें कि अगर कोई ये कहता है कि आप एक दफ़ा हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हों तो हमेशा के लिए गारंटी देते हैं कि फिर आपका प्यारा नशा नहीं करेगा, तो ये सब बातें जो हैं गलत बातें हैं। इनके कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक बुनियादें इसमें नहीं है। ये प्राइमरी क्रॉनिक बीमारी है और इसमें शुरू में रिलैप्स का होना सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई कमी कमज़ोरी रह गई थी, और जब एक इलाज के बाद मरीज़ दोबारा नशा करता है तो इसका मतलब नहीं कि पिछले किए किराए पे पानी फिर गया है। अगर आप फौरी तौर पर उसे दोबारा इलाज में डाल देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से आगे का सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन अगर बीच में 1-2 साल उसे नशा करने देते हैं और वो कुछ और बहुत ज़्यादा बुरी आदतें सीख लेता है और एंटी काउंसलिंग में रहता है, बैनुल-अक़वामी तौर पर नशे की बीमारी को रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी इसमें इब्तदाई तौर पर आपको ठोकर लग सकती है, नशे छोड़ने का जो काम है उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, सुलगन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, नशे का कोई उक्का दुक्का वाक़या हो सकता है, तो उसको कवर अप करने के लिए पहले से प्लान मौजूद होना चाहिए। एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत समझना चाहिए कि तमाम प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारियां जो कि एक मुसलसल इलाज मांगती हैं,
उनमें से अगर किसी बीमारी का सबसे बेहतरीन इलाज मैसर है तो वो नशे की बीमारी है। क्योंकि अगर कोई इलाज के बाद नशा नहीं करता और मुसलसल फॉलो अप ट्रीटमेंट में रहता है, यानी काउंसलिंग में रहता है और अपने बिहेवियर पे काम करता है, अपनी ज़ात को बेहतर बनाता है, तो आप यूँ समझें कि ये वो वाहिद बीमारी है कि जिससे शिफा के बाद वो पहले से भी एक आला और ज़बरदस्त इंसान बन जाता है। अगर माली हैसियत कमज़ोर है तो इलाज में हर चंद दिन के बाद मोटिवेशन या जोश नीचे आएगा और इलाज के अधूरा रह जाने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब एक दफ़ा इलाज शुरू किया जाता है तो जहन में होना चाहिए कि आगे चलकर क्या होगा, और ये इलाज जो है कोई 2-4 दिन 10 दिन का नहीं, बल्कि जो इंडोर ट्रीटमेंट दुनिया में जो शॉर्ट टर्म माना जाता है वो 90 दिन का माना जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि इलाज कितने अरसे का होना चाहिए, तो विलिंग वेज की स्टैंडर्ड पॉलिसी ये है कि 100 दिन का इलाज पहले इंडोर में होता है और फिर 2 साल का इलाज होता है जो आउटडोर में होता है, और फिर सारी उम्र का इलाज होता है जो मरीज़ खुद अपना इलाज करता है। सर, ये विलिंग वेज की पॉलिसी है या ये मुस्तनद जो तरीका इलाज दुनिया में जिन लोगों की बॉडीज़ हैं और जो अमेरिका में या दूसरे जो ममालिक हैं यूरोप में, वही ये इलाज है या ये कोई विलिंग वेज का अपना इलाज? एक ही बात है। विलिंग वेज की पॉलिसी होती है जो कि नाइडा के प्रिंसिपल्स हैं। नाइडा अमेरिका की एक सरकारी अदारा है अमेरिका का, जिसका काम है कि वो नशे की बीमारी और उसके इलाज के मामलात को देखे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ उसका नाम है, और उसमें हर साल वो सिफारिशात देते हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में उनकी वेबसाइट पे, यानी नाइडा की वेबसाइट पे भी मौजूद होती है, और उनको प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट कहते हैं। पाकिस्तान में विलिंग वेज नाइडा की इन सिफारिशात को बहुत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखता है और फॉलो करता है। और जो मेडिसिन का इस्तेमाल है नशे की बीमारी के दौरान, वो FDA यानी अमेरिका का जो अदारा FDA है, वो उसकी तरफ से अप्रूवल जो होती है, तो वो विलिंग वेज की पॉलिसी के तौर पर चलती है। एक बात तो यह है कि इंडोर इलाज है, तो फिर आउटडोर इलाज भी होता है। अगर कुछ मरीज़ उसके लिए क्वालिफाई करें, जो कि बहुत मोटिवेटेड हों, ख़ुद अकेले आके बात करें अपने इलाज मुआवजे के बारे में, वालिदैन से आगे चल के आएँ और मुसलसल उनके हम यूरिन सैंपल्स देखें जिनमें मनशियात की मिकदार कम हो रही है और उनकी मोटिवेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। और एक पहलू ये भी है कि वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हों या फिर अपने कारोबार में एक्टिवली इंगेज्ड हों, और या सरकारी या गैर सरकारी मुलाजमत में अगर वो हों, तो ऐसे लोगों को हम खाली आउटडोर बेसिस पे इलाज में भी डालते हैं। लेकिन बीच में अगर उनको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत हो, यानी नशा छोड़ने पे जो तकलीफ़ें होती हैं उसके इलाज की ज़रूरत हो, तो वो होम डिटॉक्स के तौर पर हम करते हैं, जिसमें एक फैमिली मेम्बर ये एहतमाम करता है कि घर की फ़ज़ा जो है वो महफूज हो जाए मरीज़ के इलाज के लिए, और दूसरा फैमिली मेम्बर हमसे ट्रेनिंग हासिल करता है बतौर नर्स के कि वो कैसे हमारी हदायत की रोशनी में उसको होम डिटॉक्स के मरहले से गुजार सकता है। अच्छा, कई लोग हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कई लोग प्रीमियम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कई लोग इंटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये अपनी अपनी लोगों की चॉइसेस होती हैं। लोग हमारे पास खाली डिटॉक्स के लिए भी आते हैं कि जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें खाली डिटॉक्सिफाई कर दें, जिसके लिए कभी 11 दिन का प्रोग्राम और कभी 21 दिन का प्रोग्राम ज़्यादा सूटेबल होता है। फिर बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम में जो लोग आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और तालीम व तरबियत के लिए तैयार होते हैं, तो उनके लिए 28 दिन का प्रोग्राम होता है जो कि बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है। फिर एक मॉडरेटली इंटेंसिव प्रोग्राम है जो 42 डेज़ प्रोग्राम है, जिसमें मरीज़ों को एक मॉडरेट रफ्तार से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं प्रीमियम प्रोग्राम जो 100 दिन का है, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी शामिल है, जिसमें इंटेंसिव प्रोग्राम भी शामिल है, फिर मॉडरेटली इंटेंसिव प्रोग्राम भी शामिल है, और फिर एक रेगुलर रिदम के साथ दुनियावी अलूम और स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इलाजगाह में
मरीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल है, या एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, योगा या इस तरह की। फिर मरीज़ों के इलाज मुआलजे में मसाज थेरेपी या म्यूज़िक थेरेपी या इन चीज़ों का भी हम एहतमाम करते हैं, अगर मरीज़ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं। या फिर हमारी इलाजगाह में मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ आकर मरीज़ों से मुलाकात करके भी उन्हें मोटिवेट करती हैं। यूजुअली फैमिलीज़ जब आती हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा तो सिर्फ अल्कोहल लेता है, या ये तो सिर्फ ट्रैंकुलाइजर्स लेता है, या सिर्फ हैश लेता है, और आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स होंगे, हेरोइन के भी होंगे, क्रिस्टल मेथ के, कोकेन के, तो उसको तो आइडियाज़ आ जाएंगे, डिफरेंट ड्रग्स का पता चल जाएगा, तो वो बाहर जाके वो ट्राई करेगा। और समटाइम्स पेशेंट भी सैबोटाज करते हैं अपने ट्रीटमेंट को ये कह के कि मुझे तो नए नए ड्रग्स का पता चल रहा है, सो आप मुझे इंडोर ट्रीटमेंट ना करवाएं। सो कैसे गाइड करेंगे आप फैमिलीज़ को इस हवाले से? अच्छा, इसमें बड़ा आसान सा जवाब है कि जो लोग अभी एडिक्शन में बहुत डीप नहीं गए और जिन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रग्स के तजर्बात नहीं किए, तो उनको तो हम इंडोर नहीं करते, उनको तो हम आउटडोर बुनियादों पर इलाज करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो करते रहें और आउटडोर में आएँ। और या फिर छोटे डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए उनको हम करते हैं बीच में जब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो लोग इंडोर में आते हैं तो वो होते ही सब वो हैं जो कि काफ़ी सालों से एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हैं, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, कामकाज को भी छोड़ चुके हैं, या शाम 4 बजे काम पे जाते हैं और 4:30 बजे वापस आ जाते हैं। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। हम चाहते हैं कि जब कोई फैमिली अपने प्यारे को विलिंग वेज में दाखिल करवाती है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में लाती है, तो हम उस फैमिली से पहले ही बता दें कि क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते, और जो जो कुछ हम करेंगे उसमें कहाँ कहाँ कोई कबाहत हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स इट। क्योंकि ये बातें जो अनकही बातें हैं, जो आमतौर पर लोग करना पसंद नहीं करते, पर विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो 2 लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी, यानी ईमानदारी और शफाफियत। और अगर हमसे कोई पूछता है किसी सवाल का जवाब, या हमें लगता है कि उसे ये सवाल पूछना चाहिए, तो हम पहले ही जवाब देने पर अपने आप को आमादा करते हैं, चाहे उससे हमारी कोई कमी कमज़ोरी ज़ाहिर हो या कोई मनफी पहलू सामने आए। तो हम फैमिलीज़ को सबसे पहले बता देते हैं। जैसे कॉस्ट फैक्टर है, तो वो भी हम फैमिलीज़ को बहुत पहले बता देते हैं। हमारी वेबसाइट पे कॉस्ट के बारे में हर किस्म की मालूमात मौजूद हैं, हमारे आउटडोर प्रोग्राम की, इंडोर प्रोग्राम की, डिटॉक्स की, या किसी एक सेशन की, या एवेल्यूएशन सेशन की, या जो हमारा ग्रुप सेशन होता है जिसे हम स्टेक होल्डर सेशन कहते हैं, जिसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, हमारे इंडोर पेशेंट भी होते हैं एक हॉल में, और बाहर से जो फॉलोअप के पेशेंट्स आते हैं वो भी बैठे होते हैं, सब इस तरह उसमें। इसे हम स्टेक होल्डर सेशन इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर सवाल किया जा सकता है और हम हर सवाल का अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जवाब देते हैं। क्योंकि जब भी किसी मरीज़ का इलाज शुरू होता है तो हम एक बुनियादी तौर पर एक नंबर फिक्स करते हैं कि जब हम इलाज शुरू कर रहे हैं तो बेंचमार्क के तौर पर नंबर ये है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, और वो एक जो अदद है हम वो फिक्स कर लेते हैं, फिर उनको बताते हैं कि हर रोज़ जब आप इस इलाज मुआलजे में हिस्सा लेंगे बतौर फैमिली के, और मरीज़ भी इस इलाज मुआलजे में हिस्सा लेगा और हम भी अपनी कोशिशें करेंगे, तो हर दिन मरीज़ की इलाज में जो बेहतरी होगी वो अदादो शुमार से ज़ाहिर होगी, और वो अदादो शुमार कभी ऊपर जाएंगे और कभी हो सकता है थोड़े नीचे भी जाएं। उसमें कुछ अदादो शुमार का ताल्लुक़ ख़ुद मरीज़ से है, और कुछ अदादो शुमार का ताल्लुक़ इलाज करने वाले प्रोफेशनल से हैं, और बहुत से अदादो शुमार का ताल्लुक़ जो है वो फैमिली मेम्बर से हैं जो इलाज में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। सो
जब हम चीज़ों को नाप तोल के निज़ाम में ले आते हैं तो वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं और उनमें बेहतरी तेज़ी से आना शुरू हो जाती है। जो पिछले 40 साल में मैंने देखा है कि दिन ब दिन इलाज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और ये जो इलाज बेहतरी की तरफ जा रहा है तो ये साइंसदान जो दुनिया भर में इस फील्ड में काम करते हैं, ये उनकी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का नतीजा होगा। तो अगर अभी इलाज में कोई कमी है तो विलिंग वेज इसमें कतई तौर पर कोई नदामत महसूस नहीं करता कि उस कमी और कमज़ोरी को एक्नॉलेज किया जाए, और फिर मिलजुल के यानी मरीज़, फैमिली और हम उसको कमी और कमज़ोरी को सेट असाइड करके आगे बढ़ने का कोई चारा करें। बिल्कुल ठीक है, और हम एक ब्रेक लेंगे। जितना कोई मॉडर्न शहर है या मॉडर्न घराना है फॉर दैट मैटर, वहाँ एक दूसरे के साथ चपकलश माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ज़्यादा पाई जाती। सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंसानों के दरमियान जो रंजिशें हैं उनको बढ़ाने में, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बात असल में ये है कि हमने जहाँ ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में तरक्की की है, वहाँ तबादला ख़यालात के शोबे में तरक्की नहीं की। मज़ाकरात जो घरों में भी वालिदैन और औलाद के दरमियान होते हैं, उनको बाईपास करके लोग धमकियों से काम चलाना चाहते हैं। इस बात का इम्कान ज़रूर है कि आपको किसी किसी से मेहरबानी मिल जाए, पर ज़्यादातर लोगों से आपको जवाबन मेहरबानी मिले, ये कुछ साइंस का कुलिया नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा कानून नहीं है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो तालीम व तरबियत का मिला जुला सा मसला है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये ज़्यादातर माँ बाप को जो तकलीफ़ पहुँचती थी वो बेटों की तरफ से पहुँचती थी, और अब ये नया फिनोमेना है कि पिछले कोई 10 साल से कसरत से वालिदैन हमसे रब्ता करने लगे हैं कि उनकी बेटियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो ख़ानदान की वैल्यूज़ को पामाल करना चाहती हैं। ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि पहले जो पेरेंटिंग थी वो हम अपने माँ बाप को देख के सीखते थे, अपने रिश्तेदारों को देख के सीखते थे। अब ये जो ऑर्डिनरी पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये बच्चों के साथ मामला तय करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये कबल अज़ वक्त हमें माहिरीन से सीखना चाहिए कि किस मौके पे बच्चा क्या बात करे तो हमने उसको क्या जवाब देना है। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख। जब भी कोई मसला हो तो हमें गूगल पे जाके उस मसले के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए, हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारा पेज मौजूद है जिसकी 25 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं, और यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर को 5000 वीडियोज़ हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में बहुत अच्छे तरीके से आप मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितना कोई मॉडर्न वेलकम बैक नाजरीन। एक कीवर्ड है जो मैं कहना चाहूँगा कि जो परफेक्शन है उसकी तरफ नहीं तवज्जो देनी, प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो देनी है। और प्रोग्रेस का मतलब है कि कल से परसों से तो मरीज़ बेहतर होगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल पहले जैसा भी नहीं होगा और वो फरिश्ता भी नहीं होगा, तो वो घर का एक फ़र्द होगा। और जैसे इलाज का हिस्सा है कि हम इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन का मौका भी देते हैं फैमिली को, जो कि 3 मौक़ों पे फैमिली मरीज़ को बताती है कि वो क्या क्या कबाख्तों में मुब्तला रहा और क्यों उसके इलाज की ज़रूरत पेश आई। नेक नियति से जो भी काम किया जाए उसका मैंडेट होता है। और दुनिया के जो जदीद ममालिक है वहाँ तो ऐसी कोर्ट्स हैं जो कि मरीज़ों के इलाज की राह हमवार करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी लोग उन कोर्ट्स से रब्ता करते हैं, कोर्ट्स जो है मेरिट्स को देखता है और फिर मरीज़ के लिए इलाज को लाजम करा देता है। बीमारियों में लीगैलिटी और इलीगैलिटी का पहलू नहीं होता। अगर आप देखें तो मिठाइयाँ पाकिस्तान में बिल्कुल लीगल हैं, लेकिन क्या आप में से कोई किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को मिठाई खाने की रग़बत दिलाएगा? इसी तरह अगर किसी के लिए अल्कोहल या नशा
एक तबाही का रास्ता हमवार कर रहा है, और फिर पाकिस्तान में तो ये है ही इल्लीगल। तो इन सब पहलुओं को मद्देनज़र रख के अगर कोई इस कबाहत में मुब्तला है तो जितना रिश्ता किसी का उसके साथ बनता है उसकी ज़िंदगी में उतना दखल देना तो फिर बनता है। जब भी हमें इन चीज़ों का पता चले तो हमें चाहिए कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करें किसी वेबसाइट से, या गूगल पे अपना मसला लिखें, या विलिंग वेज के पेज पे आएँ तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस मसले को कैसे हल करते हैं। और उसके बाद अपने प्यारे से जब भी बात करें तो दो बातों का ख्याल रखें। एक तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा झाड़ झपाड़ करने की ज़रूरत नहीं, बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। आप न्यूट्रल अंदाज में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं और थोड़ी बात करते हैं। यानी एक वक्त में कोई 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करते, लेकिन दिन में कई दफ़ा बात करते हैं। और लालच दे के कि हम तुम्हें गाड़ी ले देंगे तो तुम नशा छोड़ दोगे, या हम तुम्हें इतने पैसे देंगे तो तुम नशा छोड़ दोगे, या सबसे बड़ी बात कि तुम्हें हम अलहदा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि फिर नशा करने की तो छुट्टी है। बहुत दफ़ा लोग नशे के मरीज़ों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो कई काम हैं जिन्हें हम कहते हैं कि नहीं करने के काम। सभी फैमिलीज़ में ये जो शेम का एलिमेंट है ये सबसे मुज़र असरात डालता है किसी प्यारे की नशे की बीमारी पर। शेम वो बुनियादी पहलू है जो कि हम मरीज़ के अहले खाना को पहले दिन से सबक देना शुरू करते हैं कि जब आपकी शेम हील होगी तो आपके घर का मसला सॉल्व होगा। क्योंकि आप समझते हैं कि ये मसला सिर्फ हमारे साथ है, क्योंकि दूसरे लोग भी उसको इसी शद्दोमत से छुपा रहे होते हैं जिस तरह हम छुपा रहे होते हैं। अगर कोई किसी फैमिली की शेम हील हो जाए तो उनका मरीज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए नशे से निजात हासिल करेगा। विलिंग वेज में हर मरीज़ का एक लीड काउंसलर होता है, क्योंकि विलिंग वेज में जितने मरीज़ ज़ेरे इलाज होते हैं उससे ज़्यादा तादाद में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स काम कर रहे होते हैं। जो लीड काउंसलर होता है वो इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, और जो ग्रुप काउंसलर होता है वो ग्रुप काउंसलिंग करते हुए भी उसके ज़हन में होता है कि अगर उसके सामने 18 मरीज़ या 12 मरीज़ की कोई ग्रुप बैठा है तो उसे चूँकि पता होता है कि किसकी पर्टिकुलर नीड्स क्या हैं, तो वो एक साथ काम करते हुए भी इनफरादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता है। और इनफरादी तौर पर काम करते हुए तो फोकस ख़ास तौर पर इस चीज़ पे किया जाता है कि जो किसी मरीज़ की ख़ास नीड्स हैं। और जिस तरह मरीज़ हमारे पास 100 दिन के लिए रहते हैं तो अहले खाना भी 100 दिनों में से हर दिन आते हैं, अपने मरीज़ से मिलते हैं और अपने हिस्से की काउंसलिंग में हिस्सा लेके जाते हैं। ये उस तरह की इलाजगाह नहीं है जहां मरीज़ को दाखिल करके कहते हैं जी महीने बाद मिलने आना। तो यहाँ कोई मरीज़ अगर आज दाखिल होगा तो अगले दिन उसकी मुलाकात अपने अहले खाना से होगी। मुझे 20 साल हुए विलिंग वेज से वाबस्ता हुए, और इन 20 सालों में हज़ारों लोगों से टेलीफ़ोन पर बातें और फिर मुलाकातों का मौका मिला। बेशुमार वो लोग थे जो इलाज में आए, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कामयाबी पाने वाले लोगों की कुछ ख़ास निशानियां हैं जिनका ज़िक्र डॉक्टर सदाकत अली अक्सर करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो वैल्यू करते हैं लर्निंग को, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसों को, जो टाइम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के फिर कंसिस्टेंट होते हैं और इंतज़ार भी कर सकते हैं नताइज का। क्योंकि जैसे डॉक्टर सदाकत अली इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर आपने नज़र रखनी है। तो गुज़रते हुए वक्त के साथ इस इलाज में जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि इस वक्त विलिंग वेज बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है। इसमें काफ़ी वैरायटी है, सिर्फ 100 डेज़ का प्रीमियम प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का 11 to 21 डेज़ का प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा मोस्ट इंटेंसिव प्रोग्राम है जो कि 28 डेज़ का है। फिर एक मॉडरेटरी इंटेंसिव प्रोग्राम 42 डेज़ का है। फिर एक होम डिटॉक्स का प्रोग्राम है। कई दफ़ा डॉक्टर सदाकत अली जिनकी बहुत मसरूफियात होती हैं और वो रात दिन वो कि अपनी बेशुमार मसरूफियात में से वक्त निकाल के अपने हर पेशेंट को बहुत बेहतरीन तवज्जो देते हैं, उन्होंने एक मौका रखा है स्टेक होल्डर्स सेशन की सूरत में, जो ट्यूसडेज़, थर्सडेज़ एंड सैटरडेज़ को शाम 4:55 पे होता है। और इसमें वो लोग भी नज़र आते हैं
जो कि साल हर साल पहले अपनी किसी कामयाबी को हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, जो लर्निंग की रोशनी के ख्वाहिशमंद रहते हैं, क्योंकि जब ये अपने किसी प्यारे के इलाज में कामयाबी पाते हैं तो इनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हुए भी कामयाबियाँ इनकी झोली में आने लगती हैं। ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जो गंभीर मसले होते हैं उनके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, वक्त की भी और रुपए की भी। शुरू में जब कोई नशे के इलाज में से गुज़रता है, चाहे इंडोर में गुज़रे चाहे आउटडोर में गुज़रे, तो फैमिली को फ़वाइद पहले पहुंचते हैं और मरीज़ को फ़वाइद बाद में पहुंचते हैं, क्योंकि मरीज़ नशा जब छोड़ता है तो वो उस मज़े से महरूम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छी ज़िंदगी के जो रिचुअल्स अपनाता है तो उसको नए सिरे से मज़ा आना शुरू होता है, जबकि फैमिली को उसी दिन से मज़ा आना शुरू हो जाता है जिस दिन मरीज़ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आ जाता है और फैमिली को रात को उठ के मरीज़ को नहीं देखना पड़ता। अहले खाना को इलाज के बारे में अमली इक़दामात करने से पहले इलाजगाह को अंदर से बाहर से अच्छी तरह देखना चाहिए। जिन मरीज़ों का पहले से इलाज हो रहा है उनके इलाज को बगौर अपनी आंखों से देखना चाहिए। फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि दाखिले से पहले कम अज़ कम 1 दर्जन दफ़ा इलाजगाह में आना और इलाज करने वालों से मिलना जुलना एक अच्छे इलाज की राह हमवार करते हैं। बेपनाह लोग हैं जो मरीज़ की हैसियत से आए, उन्होंने नशे से निजात पाई और अब मेरे वो ज़ाती दोस्त हैं और सैकड़ों की तादाद में हैं जिनसे मेरा मेल जोल रहता है और मेरा ओढ़ना बछोना चुके नशे के मरीज़ों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना है और नशे से निजात की राह हमवार करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मैं बहुत तसल्ली महसूस करता हूँ कि मेरे शब व रोज़ अब ऐसे दोस्तों के दरमियान गुज़रते हैं। और कई दफ़ा तो मैं भूल भी जाता हूँ कि कभी ये मेरे पास बतौर पेशेंट आए थे। तो पाकिस्तान भर में हर छोटे बड़े शहर में मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ टेलीफोन पे बात होती रहती है। और पहले तो आप समझे कि हमारा बुनियादी जो वास्ता था वो एडिक्शन और अल्कोहलिज़म से रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि लोग हमसे मैरिटल काउंसलिंग के लिए रुजू करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ड्रग एडिक्शन में जब मियाँ बीवी की लड़ाई बड़े ज़ोरों पर होती है तो हम वो कितने अच्छे तरीके से ख़त्म कराते हैं और उनको शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाने का एहतमाम करते हैं। इसी तरह जो लोग हमारे पेशेंट होते हैं और तालीम छोड़ चुके होते हैं तो उनको दोबारा तालीम की तरफ राग़िब करना, यूनिवर्सिटी में उनके दाखिलों की राह हमवार करना और यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान उनके गार्डियन के फ़राइज़ अंजाम देना, मॉनिटरिंग करना। तो अब लोग ऐसे बच्चों के लिए भी हमसे रब्ता करते हैं कि जो पढ़ाई से उखड़ जाते हैं, अगरचे वो नशे के मरीज़ नहीं होते और वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी कर लें। फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का जो प्रोग्राम है, ये चूँकि नशे के मरीज़ों के लिए बड़ा कारआमद प्रोग्राम है, तो बहुत से दूसरे लोग भी चाहते हैं कि वो हमसे ये सीखें। और एग्जेक्टिव स्किल्स का जो मामला है वो भी लोग सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि मुआशरे में एग्जेक्टिव स्किल्स की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी कमी भी है। इसी तरह OCD, हमारे बहुत से मरीज़ ऐसे हैं नशे के मरीज़ जिनको साथ साथ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सामना भी होता है। तो जब हम इन सब डिसऑर्डर्स का इलाज अच्छी तरह करते हैं तो हमारे मरीज़ों की फैमिली में ऐसे लोग जिनको ये मुश्किलात दरपेश होती हैं, अगरचे वो नशे के मरीज़ नहीं होते, तो उनको भी फिर हम मदद फराहम करते हैं। और चूँकि विलिंग वेज में एक बड़ी टीम है, ये ऐसी टीम है जो कि एक शानदार तालीमी करियर की हामिल होती है। 40 साल में मैंने, आप यूँ समझें कि अच्छे लोगों का जो इज्तिमा है उस पर भरपूर तवज्जो दिया है। यानी मेरी नज़र में हमेशा जब भी कहीं कोई मुझे शख्स नज़र आता है जो मुझे लगता है कि विलिंग वेज में बेहतरीन किरदार अंजाम दे सकता है, तो मैं किसी न किसी तरह उसे विलिंग वेज में अट्रैक्ट करता हूँ। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितने भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उनकी रूट्स आपको सदाकत क्लिनिक या विलिंग वेज
के अंदर नज़र आएंगी। यानी ये रिहैबिलिटेशन का पीटीवी है। हाँ, तो आप यूँ समझे कि तकरीबन 50 के करीब तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स को, जो उन लोगों ने खोले और अच्छी तरह चलाए और अच्छा काम किया, जो लोग मेरे साथ काम करते रहे, और मेरा उनके साथ बड़ा एक मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रहता है। और उनको अपने काम काज में कभी भी कोई मुश्किल पेश आए तो वो बिला तकल्लुफ़ मुझसे रब्ता करते हैं। 2 बातें मैंने कभी नहीं की, एक तो जो मैं जानता हूँ वो छुपाया कभी नहीं, और दूसरा बात यह है कि मैंने कभी बुखल से काम नहीं लिया कि अगर किसी ने मदद का तकाज़ा किया तो मैंने बुखल से काम नहीं लिया। और मैं अपनी स्किल्स को हर रोज़ बेहतर चूँकि बनाता रहता हूँ, तो मुझे इस बारे में फिर इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि ये काम इतना एडवेंचरस है, इतना मज़े का है। बज़ाहिर लोग समझते हैं कि वो तो बड़ी तकलीफ़ में हैं, लेकिन जब हम उनकी तकलीफ़ को दूर करते हैं तो जितना अच्छा वो महसूस करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हम महसूस करते हैं। देखिए, एक तो हमारे तमाम सेंटर्स में हर स्लॉट पे एक सही आदमी है। यहाँ साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो डुअल डिसऑर्डर में मदद करते हैं, यहाँ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो एडिक्शन से निजात में मदद करते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी FCPS मेडिसन जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डिटॉक्स वो करते हैं। सो हर वक्त ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं ताकि मरीज़ को किसी वक्त भी कोई तकलीफ़ हो तो डॉक्टर उसको मैसर हो। जैसे बाकी अस्पतालों में खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, विलिंग वेज में भी उसी तरीके से हैं। और मुझे एक दिलचस्प वाक़या याद आता है कि इंग्लैंड से एक स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने विज़िट किया और विज़िट करते ही कहते कि आपका इंतज़ाम और आपका काम बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अभी तो आपने काम को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो आपने कैसे इसको एकदम बहुत अच्छा करार दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्लिनिक में जगह जगह शीशे लगा सकते हैं और वो टूटते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माहौल है वो आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इलाज एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप यूँ समझें कि अगर इलाज पे 1 रुपया ख़र्च होता है तो इलाज ना करने से 100 रुपये बर्बाद होते हैं। और इलाज के हवाले से अगर कोई किसी के दिल में कोई ना कोई शुकूक व शुबहात हो तो उन्हें दूर किया जा सकता है। जैसे कई दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं, जब वो इलाज की बात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इलाज पे इस तरह के अखराजात होंगे, तो उनका पहला जवाब होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम उनको फिर इस बात का जवाब इस तरह देते हैं कि अगर इस इलाज के नतीजे में आपका प्यारा नशे से निजात हासिल करके प्रॉस्पेरिटी की राह पे चलता है, तो क्या तब भी ये इलाज महंगा है या तब भी ये इलाज एक्सपेंसिव है? तो वो कहते हैं कि फिर तो ये इलाज बिल्कुल भी महंगा नहीं है और फिर ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो हम कहते हैं तो असल मसला ये है कि आपको एतमाद नहीं है कि ये इलाज कामयाब होगा, या आप इस बारे में श्योर नहीं है, या आपको ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं हाँ यही बात है। तो हम कहते हैं कि फिर आप ये मत कहिए कि इलाज महंगा है, बल्कि आप इस जानिब अपनी तवज्जो कीजिए कि आपका ट्रस्ट कैसे बहाल हो सकता है। आप वो सवाल हमसे कीजिए जिनके जवाबात से आप मुतमिन हो। आप एविडेंस मांगिए, जो हम बात करें उसके बारे में आप सबूत मांगिए, तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपकी मेहनत, रुपया और वक्त जो है वो रायगा नहीं जाएगा। तो इस पहलू से जब ज़्यादातर लोगों से हम बात करते हैं और बातचीत आगे बढ़ती है, तो 1 रुपया ख़र्च करने से पहले उनका सफ़र एतमाद और कॉन्फिडेंस की जानिब बढ़ने लगता है। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया।